हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन 2.0। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है उसका पार्ट नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। प्रत्येक पार्ट में मात्र 25 क्वेश्चन लिया जा रहा है और हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में परेशानी ना हो। दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है? अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मशरूम। मशरूम अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है क्योंकि यह कवक है। क्या है? कवक है। कवक का इंग्लिश होता है फंगस, FUNGUS, फंगस। ठीक है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर कवक किसको बोलते हैं, कवक क्या होता है? तो कवक जीवों का एक विशाल समुदाय है जिसे साधारणतः वनस्पतियों में वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्ग के सदस्य पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल रहित होते हैं। पर्णहरिम कहने का मतलब है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है ना, क्लोरोफिल, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये रहित होते हैं और इनमें प्रजनन विजाणुओं बोले तो स्पोर, SPORE, स्पोर द्वारा होता है। इनमें जो प्रजनन होता है वो विजाणुओं यानी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्पोर, इसके द्वारा इनमें प्रजनन होता है। दोस्तों, जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने आप में एक फुलफिल क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान में रखते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा यानी डिफेंस का कार्य करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका जो है वो शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है। दोस्तों, जिसको आप WBC के नाम से जानते हैं उसी का तो हिंदी है श्वेत रक्त कोशिका। इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल, इसको हिंदी में श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं। दोस्तों, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया होगा या फिर पूछा जाएगा कि WBC का जीवन काल कितना होता है? तो WBC का जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि RBC का जीवन काल, RBC बोले तो रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल 120 दिन होता है। यह आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। दोस्तों, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन कौन सा है इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है चेंज करके क्वेश्चन। ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। दूसरा नंबर में है कोरंडम। तीसरा नंबर में है क्रायोलाइट। ये तो आपसे क्वेश्चन में पूछा ही गया है। और चौथा नंबर में है फेलस्पार। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रख लेना है। इसका एल्यूमिनियम का अयस्क है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है या कोरंडम किसका अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसका रासायनिक सूत्र है? देखिए, इसमें थोड़ा छूट गया है, इसमें रहना चाहिए CH3OH। ये है एग्जैक्ट क्वेश्चन। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा छूट गया है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल का। मेथिल एल्कोहल का CH3OH रासायनिक सूत्र है। बात करते हैं मेथिल एल्कोहल के बारे में, तो देखिए यहाँ पे ये जो OH जो है ये एल्कोहल का सूत्र है। आपसे डायरेक्ट अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो OH होता है। ठीक है, और ये CH3 जो है ये है सिर्फ मेथिल का फॉर्मूला। ठीक है, मेथिल का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला, और OH जो है ये रासायनिक सूत्र है एल्कोहल का। ठीक है, प्रोपिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन नंबर सी के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। प्रोपिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C3H7OH। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। बात करते हैं ब्यूटिल एल्कोहल के बारे में, तो ब्यूटिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C4H9OH। C4H9OH ये ब्यूटिल एल्कोहल का फार्मूला होता है, और एल्कोहल का तो H फार्मूला होता ही होता है, ये तो चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, LPG। द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण LPG कहलाता है। दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस जो है, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र होता है CO+ में N2। CO+ में N2 होता है प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तो रेटिनॉल है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका थायमीन है। ये विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है, ठीक है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोडा यानी साल्ट पीटर जो बारूद बनाने के लिए काम में आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार जो है अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। नौ संचालकों द्वारा सोनार प्रयोग में लाया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक है। रैंगिंग ये आपको ध्यान में रख लेना है। इसके माध्यम से नौ संचालन और दूरी का पता करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। सोनार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कहीं नदी वगैरह में, बड़े बड़े नदी में, समुद्र में दूरी पता करने के लिए कि यहाँ पे है तो कितना दूर हमें जाना है, अभी कितना दूर पे हैं, तो उसका दूरी पता करने के लिए इसमें यूज किया जाता है सोनार का, ठीक है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। तो कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई थी। कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी में। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति कब हुई? तो 1960 में आई है, ठीक है। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन डी की अल्पता। अल्पता कहने का मतलब डिफिशियंसी और डिफिशियंसी कहने का मतलब है कमी। तो अल्पता कहने का अब इसका इंग्लिश होता है डिफिशियंसी और अल्पता का मतलब ही होता है कमी, ठीक है। तो विटामिन डी की अल्पता यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जो कि आपने नाम सुना होगा कि रिकेट्स रोग हो गया तो ये ज़्यादा बच्चा में होता है रिकेट्स रोग, ठीक है ना। ये हड्डी को कमज़ोर कर देता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है तो कैल्सीफेरॉल है। इसके बारे में तो अभी बताए हैं पीछे। कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम, ठीक है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है मछली, यकृत तेल, दूध, अंडे इत्यादि, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन प्रयोग करते हैं। द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त होता है। किसके रूप में होता है? तो रॉकेट ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है द्रव हाइड्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 12 है, चुंबकीय भूमध्य पर नीति का कोण कहलाता है। चुंबकीय भूमध्य पर नीति का कोण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 0 डिग्री कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भूमध्य के ऊपर में 23.5 डिग्री पर, भूमध्य के ऊपर में 23.5 डिग्री पर अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा में उत्तर की ओर ऊपर यानी उत्तर की ओर अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है, जबकि दक्षिण में 23.5 डिग्री पर ही, दक्षिण में यानी नीचे की ओर ग्लोब में आप
ग्लोब देखे होंगे इस तरह से। तो ये अक्षांश यानी भूमध्य रेखा ये है जो कि 0 डिग्री पर होता है। ऊपर में 23.5 डिग्री पर अगर जाते हैं, अगर ये दोनों के बीच 23.5 डिग्री एंगल बनता है, तो 23.5 डिग्री एंगल जो बनता है और ये जो रेखा है यही कर्क रेखा कहलाती है। और नीचे अगर आइएगा दक्षिण की तरफ, आपको ये पता है कि ये साउथ होता है यानी दक्षिण होता है, और ये नॉर्थ होता है यानी उत्तर होता है। तो नीचे की तरफ जब आइएगा यानी साउथ यानी दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री एंगल पर, तो 23.5 डिग्री एंगल पर दक्षिण की तरफ मकर रेखा होता है। ठीक है, क्या होता है? मकर रेखा होता है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। जितना हो सका स्क्रीन पे हिंट्स के रूप में मैं समझा दिया ग्लोब के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है कब? यानी पृथ्वी की गोलाकार छाया जो है वो चंद्रमा पर कब पड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्र ग्रहण के समय। पृथ्वी की गोलाकार छाया जो है वो चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण के समय पड़ती है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है, यानी किस दिन लगता है? तो चंद्र ग्रहण जो होता है, जब भी लगता है चंद्र ग्रहण, तो वो पूर्णिमा को ही लगता है, पूर्णिमा के रात्रि में ही लगता है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब चंद्र ग्रहण उस स्थिति में लगता है तब होता है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य आ जाए। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच अगर सूर्य आ जाता है तो उस स्थिति में चंद्र ग्रहण लगता है, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि का वजन 0.6 ग्राम होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि का वजन जो है 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। दोस्तों ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुर्दा। ऑप्शन नंबर डी, गुर्दा करेक्ट हो जाएगा। यूरिया गुर्दा के द्वारा रक्त से अलग किया जाता है। पृथक कहने का मतलब अलग करना। ठीक है, तो यूरिया गुर्दा के द्वारा रक्त से अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनिया गैस रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? तो एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र CH3COOH। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह है एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र। यह अनेक फलों के रस में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह विशेष रूप से सिरके में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है ये विशेष रूप से सिरके में पाया जाता है और यह अनेक फलों के रस में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार करें। 1 नंबर में आपका दिया हुआ है कैल्शियम, 2 नंबर में लौह और 3 नंबर में सोडियम। उसके बाद नीचे मेन क्वेश्चन दिया गया है, नीचे है आपका ऊपर दिए गए खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए कितनी आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम और सोडियम दोनों, यानी ऑप्शन नंबर देखते हैं कैल्शियम और सोडियम। ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में है कैल्शियम और नंबर 3 में है सोडियम। नंबर 3 में है सोडियम, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3 दोनों। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि ऊपर दिए गए खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए कितनी आवश्यकता है? तो मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यकता है कैल्शियम और सोडियम। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका मिल रहा है। ऑप्शन 1 में नंबर 1 में है कैल्शियम और नंबर 3 में है सोडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव क्या होता है? क्या इफेक्ट पड़ता है? तो ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव जो है वो घटेगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटेगा। दोस्तों पृष्ठ तनाव को T से सूचित किया जाता है और इसका फार्मूला होता है F अपॉन में L, जहाँ पे F है आपका फोर्स, है और L आपका लेंथ है। लेंथ कहने का मतलब है लंबाई। ठीक है, लेंथ कहने का मतलब है लंबाई।
आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है तो न्यूटन पर मीटर होता है। न्यूटन बोले तो फोर्स का मात्रक और मीटर बोले तो लेंथ यानी लंबाई का मात्रक, ठीक है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव जो होता है वो शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, लाल एवं नीला रंग मिलकर बनाता है। लाल एवं नीला रंग मिलकर बनाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मैजेंटा बनाता है। दोस्तों और भी रंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। हरा और लाल मिलकर, हरा और लाल जब मिलता है तो पीला रंग बनाता है, ठीक है। नीला और इंपॉर्टेंट कलर के बारे में चर्चा करते हैं। नीला प्लस में हरा मिलाया जाता है, नीला और हरा को मिलाया जाता है तो सियान कलर बनता है, ठीक है। लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। इसका उपयोग रंगीन टीवी में किया जाता है। इसका उपयोग यानी प्राथमिक रंग का उपयोग रंगीन टीवी में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, घड़ के परिपथ में फ्यूज होता है। घड़ के परिपथ में फ्यूज होता है तो मुख्य परिपथ के श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, मुख्य परिपथ के श्रेणी क्रम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, शैल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। शैल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण। कुल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है जिसे जांघ की हड्डी बोला जाता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तो ये स्टेपिस कहने का मतलब कान की हड्डी को बोला जाता है स्टेपिस, तो स्टेपिस कान की हड्डी होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा है कि दोनों कान में हड्डियों की संख्या कितना होता है तो दोनों कान में हड्डियों की संख्या 6 होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एक कान में हड्डियों की संख्या कितना होता है तो एक कान में हड्डियों की संख्या 3 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबंध है। निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबंध है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न रक्तचाप जो है पोटेशियम अल्पता से संबंध है। पोटेशियम का कार्य है कि यह धड़कन एवं नाड़ी संस्थानों के कार्यों को संचालित करना। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पोटेशियम का कार्य क्या है तो पोटेशियम का कार्य है कि यह धड़कन एवं नाड़ी संस्थानों के कार्यों को संचालित करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुवांशिक कोड के लिए। हरगोविंद खुराना को अनुवांशिक कोड के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं तो 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। कल वाले वीडियो में थोड़ा चर्चा किए थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। आपको चर्चा करके कल बताए थे। और एक दिया जाता है चिकित्सक के क्षेत्र में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में। मेडिसिन के क्षेत्र में दोस्तों इसका आरंभ कब किया गया, नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब किया गया तो 1901 से आरंभ किया गया। 1901 से जब आरंभ किया गया तो उस समय 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1969 से 6 क्षेत्र में दिया जाने लगा, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से दिया जाने लगा है, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले नहीं दिया जाता था, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रख लेना है। किसके नाम पे दिया जाता है तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, जिन्होंने रसायन शास्त्री वैज्ञानिक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, जो क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आग बुझाने के काम आने वाली गैस है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए में है क्लोरीन, ऑप्शन बी में है अमोनिया, ऑप्शन सी में है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी में है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसमें से क्या होगा सही आंसर, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।